हाँ हाँ, कम किए ना। चलिए अगला देख लीजिए क्या कह रहा है से। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इसका मतलब कौन कौन सा ही काम करता है, कौन कौन क्षेत्र इसका मिला है, यही ना पावर है। तो पहले देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसका मतलब पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। जैसे मान के चलिए आप घरे में झगड़ा कर रहे थे, घरे में आपको पैसा चाह रहा था कि साइकिल लेना है, दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे। तो सबसे पहले आप मम्मी के पास जाइएगा कि पापा के पास जाइएगा? सामान्यतः लोग मम्मी के पास जाते हैं, सामान्यतः। अब किसी को ज्यादा पिताजी से लगा हुआ तो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मम्मी के पास जाते हैं कि साइकिल हमको लेना, पैसा चाहिए। तो प्रारंभिक में गए माता जी के पास, नहीं डिसीजन हुआ, नहीं क्लियर हो पाया, नहीं लिया पाया, तब फिर जाएंगे पिताजी के पास। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसका हुआ? माता जी का। बाद में फिर पिताजी का भी हुआ। आ समझ में? मान के चलिए आपको सिर कट गया, हाथ तो टूट गया थोड़ा सा, तो जाइएगा तो पहले डायरेक्ट मेन डॉक्टर से मिलिएगा कि डायरेक्ट पहले कंपाउंडर वगैरह मिलेगा? तो पहले मलहम पट्टी करे का काम, प्राइमरी ट्रीटमेंट का काम, बीपी नापने ला, वजन करेला, ये सब केकर काम है? कंपाउंडर का, है ना। ये सब नर्स लोग का काम है, कंपाउंडर लोग का काम है। और उसके बाद फिर मैंने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार समझ गए ना अब? नहीं समझ में आया? अरे कट गया था, ड्रेसिंग कराया तो पहले ड्रेसरे का ना काम है वो, बीपी नापेगा, वजन करेगा, उसके बाद ना आपको भेजेगा जो डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो वही होता है प्रारंभिक में, जहाँ जाइएगा वही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाएगा। तो कोई ऐसा मैटर है जिसमें डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट पहले पहले जाना है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहेंगे। बुझाया? चलिए, पहला, भारत का संघ या एक या इससे अधिक राज्य के बीच जो विवाद है, इसमें डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। जैसे दो या दो से अधिक राज्य आपस में लड़ गया, या संघ और राज्य लड़ गया, अगर यूपी बिहार दोनों झगड़ा कर रहा है, बिहार हाई कोर्ट में आएगा तो बिहार हो सकता है अपना मुंह देखली करेगा, यूपी में जाएगा तो हो सकता है अपना पक्ष में डिसीजन दे दे। इसीलिए दो राज्य के बीच उत्पन्न विवाद को कहाँ जाना आपको? सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसका हुआ? सुप्रीम कोर्ट का। भारत का संघ है, चाहे कोई एक राज्य चाहे अनेक राज्य के बीच विवाद हो गया, या एक से अधिक खाली राज्य के बीच विवाद हो गया, तो इसको भी डायरेक्ट कहाँ जाना है? यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट में जाना है। या दो से अधिक खाली राज्य के बीच विवाद है, संघ शासित के नहीं है, खाली राज्य के है, तब वो फिर कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ही ना। दो से अधिक राज्य के बीच ऐसा विवाद है जिसमें वैधानिक अधिकार है। जैसे मान के चले बिहार में शराबबंदी है, यूपी में शराबबंदी नहीं है, यूपी वाला आदमी कोई आके पी रहा है, करे कि हमारे यहाँ तो बंद थोड़े है, हम तो यूपी के, हम पिए सकते हैं। तो विधि का प्रश्न वैधानिक प्रश्न हो गया, यहाँ शराब इलीगल है, जबकि यूपी में इलीगल। तू कह रहा है कि हम अपने जगह पर सही है, हम पी सकते हैं, हम यूपी के हैं। यही कह रहा है कि ना बिहार में जैसे नहीं अलाउ है। तो विधि का प्रश्न हो गया ना, यहाँ कुछ और सिस्टम, वहाँ कुछ और सिस्टम। तो ऐसा भी प्रश्न होगा तो निपटारा कौन करेगा? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। हो गया क्लियर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आ तो और कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उस विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल हो, वैसे ऐसे मुद्दा को स्वीकार करेगा। ये अपीलीय क्षेत्राधिकार देखिए सर्वोच्च न्यायालय का है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? माने सुनवाई करने वाला सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी अपील सुनने का अधिकार है। हाई कोर्ट अगर मृत्युदंड दिया है तो उसके अगेंस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। तो अपील का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, सब न्यायालय के अगेंस्ट भी इसको सुनवाई का अधिकार है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के अधिकार है, संवैधानिक, संविधान के मैटर है तब हो, या दीवानी, पैसा कौड़ी है तब हो, फौजदारी मारपीट है तब हो। तीनों प्रकार के मैटर का सुनवाई कर सकता है, हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी। क्लियर हुआ? आगे देख लीजिए, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, माने सलाह से संबंधित। देखिए क्षेत्राधिकार क्या कह रहा है।
दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत शाइनिंग चमक रहा है, कोई बात नहीं है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार आ जाइए। क्या है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, है ना। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार माने साला में क्या क्षेत्राधिकार है, से देखिए। राष्ट्रपति के अधिकार है, क्या अधिकार है, तो सार्वजनिक महत्व के विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। सार्वजनिक विषय के मैटर पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। लाइट एगो ऑफ करके देखिए तो सुनो, ऑन करिए, वो उसको ऑफ करके देखिए, ऑन करिए, गेट से हटा के देखिए। छोड़ दीजिए। चलिए, कह रहे हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। कौन अनुच्छेद के तहत, माने राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श लेता है, अनुच्छेद 143। जैसे कोई सार्वजनिक विषय, जैसे राम मंदिर से रिलेटेड कोई मुद्दा हो गया, सार्वजनिक विषय से मुद्दा हो गया कोई, और उस समय स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि क्या करे क्या नहीं करे, तो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। ना तो परामर्श देना बाध्यकारी है, नहीं दे सकता, कहता कि किसी का आस्था के बात हम नहीं परामर्श देंगे। ना तो परामर्श देना बाध्यकारी है, जो सलाह दिया उसको मानना भी बाध्यकारी नहीं। हाँ, समझ में। मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेता है, कौन अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत। ना तो परामर्श देना उसको बाध्यकारी है, जबरदस्ती नहीं है, और नहीं परामर्श मानना बाध्यकारी है। क्लियर हुआ। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करने या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, नहीं हो मान सकता उसका बात। आगे देखिए, पुनर्विचार संबंधित अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार क्या है, से देखिए कौन अनुच्छेद में है, 137। पुनर्विचार संबंधित अधिकार 137 अनुच्छेद में है। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके, यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय डिसीजन दे दिया आपको मृत्युदंड, तो उसको बदल भी सकता है समझ में। 10 साल का सजा सुना दिया, कम भी कर सकता है। तो जो डिसीजन दे दिया है उसमें पुनर्विचार किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, उसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्विचार, जो सर्वोच्च न्यायालय के पावर है, अनुच्छेद 137। राष्ट्रपति माफ कर सकता है, लेकिन जो न्यायालय डिसीजन दिया है उसमें पुनर्विचार राष्ट्र न्यायालय भी कर सकता है। अरे भाई, राष्ट्रपति तो माफ कर सकता है ना, वो तो डिसीजन थोड़े कम हुआ, मृत्युदंड दे दिया, वो तो पुनर्विचार नहीं हुआ, वो माफ हो गया। इसका मतलब न्यायालय कुछ नहीं किया होकर, राष्ट्रपति इसको माफ कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दिया उसमें परिवर्तन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन दिया, अपना ही डिसीजन में बदल दिया, तो वो है न्यायिक पुनर्विचार कहिए। अभिलेख न्यायालय देखिए, संविधान का कौन अनुच्छेद, अभिलेख न्यायालय 129। 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है, सीधा सीधा कहें ना, स्थान प्रदान करता है। ये क्या है सर, जैसे इसका मतलब है, समझिए, टिक लगा दे पहले, न्यायालय सभी निर्णय को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखता है, विषय भविष्य में किसी भी न्यायालय नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है। क्या कह दिए सर, नहीं बुझाया। देखिए, अगर आज मान के चलिए कोई व्यक्ति एक सैमसंग का फोन चुरा लिया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, 5,000 रुपया मान के चलिए दंड लगा दिया, तो 5,000 दंड लगाया। सैमसंग का जे प्राइम अगर फोन चुराया है तो पुराना फोन हो गया था, तो 5,000 दंड लगाया, तो ये रिकॉर्ड हो गया, लिखित बन गया, ताकि भविष्य में इसी तरह का कोई घटना घटेगा तो इसके आधार पर भी सुनवाई किया जा सकता है। ना समझे, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लिया, जो सजा हुआ, जो निर्णय हुआ, जो भी मैंने इस प्रावधान किया गया सैमसंग मोबाइल चोरी से संबंधित, तो ये रिकॉर्डेड हो जाता है, लिखित बन जाता है, अभिलेख बन जाता है। और वह लिखित तो होते, हर साल रोज ना डिसीजन हो रहा है कुछ ना कुछ। अब हर साल मान के चलिए बहुत सारा हो रहा है डिसीजन, बहुत सारा न्याय हो रहा है, तो सब का एक मोटा मोटा किताब बनते जाता है। यह मोटा मोटा किताब सब वकील पढ़ते जाता है, ऐसा नहीं।
तो रिकॉर्डेड बन जाता है, वही अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय क्या है, तो जो भी उसमें सजा हुआ वो सब रिकॉर्डेड बनते जाता है, ताकि भविष्य में उसको एग्जाम्पल के तौर पर, नजीर के तौर पर पेश करके सजा सुनाया जा सके। मान के चलिए आज ये प्राइम चुराया है, कोई 5,000 जुर्माना लगाया है और 6 महीना का सजा, तो आज के महीना दिन बाद कोई दूसरा एक और जे प्राइम चुरा लिया, तो वकील ही पढ़ल है कि माननीय महोदय 10 अप्रैल 2025 को जे प्राइम सैमसंग मोबाइल चुराने के कारण 5 साल का सजा, 6 महीना का सजा, 5,000 का जुर्माना लगाया गया था। आज मेरे क्लाइंट ठीक उसी प्रकार के गुनाह किए हैं, इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि इनको भी सिर्फ 6 महीना का सजा सुनाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर पेश करेगा भाई, नहीं करेगा? कारण को सुनाने जा रहा था कि 10 साल का सजा होगा, तो क्या करेगा? कहे कि नजीर के तौर पर पेश करेगा। अब मान के चलिए खाली अगर जे प्राइम चोराया है, 5,000 रुपया दिया के उठक बैठकी करवा के छोड़ दिया, तो रिकॉर्डेड बन गया कि कल के डेट में ऐसा गुनाह करेगा तो वकील पेश करेगा, इतना दफा इतना फलाना फलाना हुआ था, इसमें खाली उठक बैठी करा के 5,000 रुपया लेके छोड़ दिया गया था, इसलिए इनको भी बाइज्जत बरी किया जाए, सिर्फ 5,000 रुपया लेके छोड़ दिया जाए। बुझाया? तो रिकॉर्डेड बन जाता है ताकि भविष्य में उसके एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर सके। ना, वकील जो तेज तर्रार होगा तभी ना वकील को पता रहेगा, वकील को पता नहीं कि कब का हुआ है। हाँ, वकील पर डिपेंड करता है ना, जो दिखा दे, जो शो कर दे। अब वकील दिखा ही नहीं पा रहा, उसको कुछ बह ही नहीं रहा, तो कहाँ से नजीर पेश करेगा? नहीं समझ में आया? चलिए आगे आ जाइए, क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का रक्षक है ना जी। पढ़े अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। कौन अनुच्छेद? सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता अनुच्छेद 32। वो मौलिक अधिकारों की लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। कौन अनुच्छेद? 32। न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, 5 प्रकार के रीट जारी करता है। क्लियर है ना बात? 5 प्रकार के रीट हम समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय में संविधान का निर्वचन, अगर सर्वोच्च न्यायालय में संविधान में परिवर्तन कुछ करना है और उससे संबंधित अगर मामला की सुनवाई चल रहा है, तो न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए कम से कम। कितना? 5। तभी ना 3 से कहता है कि 3 से पारित हो गया, 3 तलाक 3 से पारित हो गया, तो 3 से पारित हुआ, कम से कम न्यायाधीशों की संख्या कितना होना चाहिए? 5। सपोज करिए कौन अनुच्छेद कहता है? आगे आ जाइए, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद कौन सा कहता है? लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 213। मतलब क्या सर? 231 में क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 214। लेकिन एक एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्य का रह सकता है। ये कौन अनुच्छेद? 231। जैसे पटना हाई कोर्ट बिहार, झारखंड, यूपी का रह सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए बम्बई हाई कोर्ट में राज है, कोलकाता हाई कोर्ट में देखिए, माने एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का रह सकता है। अनुच्छेद 231। लेकिन प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214। वर्तमान में भारत में 25 गो हाई कोर्ट है, जिसमें 3 उच्च न्यायालय कौन ऐसे है जिसमें एक से अधिक राज्य का है। माने 3 हाई कोर्ट ऐसा है जिसमें एक से अधिक राज्य का एक ही हाई कोर्ट है। समझ में आ रहा है बात? माने 3 ऐसा हाई कोर्ट है जहां एक से अधिक राज्यों का है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, बाकी दूसरा में है। यह 2 गो
जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एगो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो बाकी अन्य न्यायाधीश है। कई गो अन्य न्यायाधीश होता है उसका फिक्स नहीं है, लेकिन प्रत्येक उच्च न्यायालय में एगो मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी अन्य न्यायाधीश होगा। उस सबका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन अनुच्छेद? भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होता है। अलग अलग हाई कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या अलग अलग है। दिल्ली जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेश का बाकी 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है ना, 8 गो में ये दोनों के अपना है, बाकी सब दूसरा कोई में है ना, बुझाया? जैसे कहे का मतलब है कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर है ना, अपना दोनों का सेपरेट हाई कोर्ट है, लेकिन बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है कोलकाता वाला में है, माने दूसरा कोई के हाई कोर्ट में उसका शेयर है, बुझाया? अपना उसका सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक हो पहला, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, तबे जा करके वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय है, उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त कर रहा है राष्ट्रपति और शपथ दिला रहा है राज्यपाल। जिस राज्य में वो हाई कोर्ट है उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। हाँ 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 बिल्कुल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अवकाश ग्रहण करने के अधिकतम, माने अगर रिटायरमेंट कर गया, रिटायरमेंट का उम्र कितना है? 62 वर्ष। जैसे सुप्रीम कोर्ट में था रिटायरमेंट का उम्र 65 और हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को कभी भी त्याग पद दे सकता है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको त्याग पद देता है? राष्ट्रपति को। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में काम किया, हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश रहा है, तो उसी उच्च न्यायालय में वकालत भी नहीं कर सकता वो, लेकिन लेकिन किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वो वकालत कर सकता है। जैसे पटना हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश रहा है तो पटना हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर सकता है। ऐसा में केरल उच्च न्यायालय 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया। बंद नहीं होना चाहिए, वो तो कहीं नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर रिटायर किया तो कहीं भी वकालत वकालत नहीं करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा रहे थे, वही प्रार्थना प्रतिवेदन के आधार पर दोनों लोकसभा राज्यसभा के सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा। मैंने बंदी को असंवैधानिक घोषित किया, बंद नहीं रह सकता। अगर आपको कोई जगह नहीं या कोई मैटर ऐसा है तो जज साहब के आवास पर कार्य होता है। इमरजेंसी में भी कहे न रातें क्यों न हो, सुनवाई होता है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीश को नियुक्ति भी कर सकता है। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त, कोई रिटायरमेंट कर गया है, उसे उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकता है। क्योंकि अगर रिटायरमेंट कर गया और उसको अच्छा जानकारी है, जैसे मान के चलिए अगर बाबरी मस्जिद मैटर खुलता है दोबारा, तो उस समय जो न्यायाधीश रहे होंगे वहाँ रिटायर कर गए, लेकिन उनको नॉलेज ज़्यादा होगा ना क्या क्या था नहीं था, इसलिए रिक्वेस्ट कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट भी रिकॉर्डेड होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। कौन अनुच्छेद के तहत? 215। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाता है, उसके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय भी दे सकता है। यानी हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होगा, 215 कहता है, इसके आधार पर भी निर्णय दिया जाता है, यही ना। सुप्रीम कोर्ट था 129 में और हाई कोर्ट 215 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफर किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। यानी मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किसी भी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए आगे देखिए, छोटा छोटा होगा, शायद दिखाई कम दे लेकिन सुनाई देगा। कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में बना है। यह है किसका? पश्चिम बंगाल का है और किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। कोलकाता हाई कोर्ट कोलकाता मूल स्थान माने मेन ब्रांच है। इसका खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर है। बम्बई हाई कोर्ट भी 1862 में बना है। बम्बई हाई कोर्ट महाराष्ट्र का भी है, गोवा का भी है, दादरा नगर दमन दीव का। मद्रास हाई कोर्ट 1862 में बना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों का है। चेन्नई है हाई कोर्ट
और खंडपीठ इसका ब्रांच मदुरै में भी है। खंडपीठ वही ब्रांच हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना 1866 में यूपी का खाली है, प्रयागराज में हाई कोर्ट है, और लखनऊ इसका खंडपीठ ब्रांच, वहां भी सुनवाई होता है। पटना हाई कोर्ट का 1916 में बिहार का है, खाली पटना इसका हाई कोर्ट है, ब्रांच खंडपीठ नहीं है। गुवाहाटी 1948 में, असम का, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, देख रहे हैं, गुवाहाटी इसका हाई कोर्ट है। राजस्थान हाई कोर्ट का स्थापना 1950 में राजस्थान का, जोधपुर इसका हाई कोर्ट है और जयपुर ब्रांच है, खंडपीठ है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट डायरेक्ट जबलपुर है और ग्वालियर और इंदौर इसका खंडपीठ है। इंदौर 1 नंबर, ग्वालियर 2 नंबर, ब्रांच। केरल, केरल और लक्षद्वीप दोनों का हाई कोर्ट है, कहाँ है, एर्नाकुलम में, लक्षद्वीप का भी और केरल का भी, दोनों का। जम्मू कश्मीर लद्दाख का हाई कोर्ट 1957 में बना है, जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों का है, श्रीनगर में है और जम्मू में इसका ब्रांच है। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में स्थापना हुआ है, दिल्ली का है, खाली दिल्ली का है। पंजाब और हरियाणा दोनों का चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों का हाई कोर्ट का गठन हुआ 2000 में, यही ना। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है, उत्तराखंड का नैनीताल है, झारखंड का रांची है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों का हाई कोर्ट बना 2013 में, यही ना। मेघालय का शिलोंग है और मणिपुर का इम्फाल है, त्रिपुरा के अगरतला है। तेलंगाना हाई कोर्ट 2013 में बना है, तेलंगाना के खाली है, हैदराबाद में इसका हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश, हाँ 19 में बना, 19 में, 19, तेलंगाना 14 में राज गठन हुआ, 19 में हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश भी 19 में बना, नया पुनर्गठन न हुआ, अमरावती हाई कोर्ट है। सबसे नयका कहेगा, सबसे नयका आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे तो उस समय हैदराबाद इसका हाई कोर्ट था, उस समय स्थापना हुआ था 54 में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, अब हाई कोर्ट में देखिए कौन कौन मैटर जाएगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट में पहले डायरेक्ट कौन कौन मैटर में जाएंगे। प्रत्येक उच्च न्यायालय को तलाक से संबंधित, विवाह से संबंधित, न्यायालय की बात कोई अगर नहीं मानना, अवमानना से संबंधित, राजस्व से संबंधित, नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित 226 के लिए जो रीट जारी करता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। माने कहने का मतलब है कि इन सब मैटर में डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जाइए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, पहले पहले हाई कोर्ट का सुनवाई का। अगर आप जाइए, मान के चलिए विवाह से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाएंगे तो कहेगा ना पहले से कंपाउंडर से चेक करा के आइए, कितना बीपी है, कितना वेट है, बुझाया, तो हाई कोर्ट से होके आइए। सिर्फ मौलिक अधिकार मैटर में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी मामला, मारपीट के मामला में अगर सिविल कोर्ट मृत्यु दंड दे दिया है तो भी हाई कोर्ट आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी मृत्यु दंड दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं, यही ना। दीवानी मामला में, पैसा कौड़ी में, हाई कोर्ट वही सब मैटर की सुनवाई करेगा, अपील करेगा जो 5 लाख से ज्यादा रकम की बात हो। अब 5,000 के मैटर ले जाकर हाई कोर्ट में केस करेंगे, सुनवाई होगा। तो 5 लाख के उससे ज्यादा के संपत्ति से रिलेटेड ही हाई कोर्ट सुनवाई करता है, उससे कम में सिविल कोर्ट जाइए। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यहाँ उठाइए। उत्तराधिकारी माने कौन इसका उत्तराधिकारी रियलिटी में है, गोद लिया हुआ बेटा है तो होगा, किसका प्रॉपर्टी होगा। भूमि प्राप्ति, दिवालियापन, पैसा लिए बैंक से भाग गए हैं, इन सब से मामला में भी अपील सुनता है। उच्च न्यायालय में मुकदमा का स्थान कैसे, हाई कोर्ट में मैटर ट्रांसफर कैसे होगा भाई। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग निम्नस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, माने सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा है जो सिविल कोर्ट का नहीं है, अगर ऐसा लगे तो विधि किसी से गर्भित प्रश्न अगर है, माने सिविल कोर्ट का मैटर ही नहीं है ऐसा लग रहा, तो वह उसे अपने यहाँ स्थानांतरित करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए
करेगा, उसका निपटारा स्वयं कर देता है। नहीं, मान के चलिए कुछ ऐसा सिविल कोर्ट में मैटर है जो वहाँ का विचार के अधीन नहीं है, विचार वहाँ नहीं किया जा सकता है, तो उसको अपने यहाँ स्थानांतरण करवा के उसका निपटारा कर सकता है। यह विधि से संबंधित प्रश्नों का निपटारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। यह सलाह दे करके कहीं वापस निर्णय के लिए वापस भेज देगा। अगर कोई सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा है तो उसका हस्तांतरण अपने यहाँ करवा सकता है ना, नहीं करवाएगा कि आपका नहीं है ये, या तो उसको डायरेक्शन दे करके दोबारा भेज के वहीं सुनवाई करवा देगा। समझ में आ गया? देखिए यह वाला जो अधिकार है ना, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। दरोगा का पेटी का क्वेश्चन 1275 में पूछा था। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में जो अंतर है, यह वाला प्रशासकीय अधिकार जो है ना हाई कोर्ट के पास है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्ति, प्रमोशन, डिमोशन, छुट्टी से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। इससे छोटा हाई कोर्ट से छोटा जो सिविल कोर्ट वगैरह हुआ, उस समय प्रमोशन, डिमोशन, छुट्टी उट्टी से संबंधित नियम कौन बनाता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट बनाता है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ऐसा नहीं कि राज्य का मैटर है तो सबसे बड़ा का यह न्यायालय, राज्य का भी अपील सुनवाई हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। राज्य सूची से संबंधित विषय में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकता है। ऐसा नहीं कि राज्य सूची के विषय है तो हाई कोर्ट में खाली सुनवाई होगा। हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लोक अदालत, देखो ये कि हल्ला करते रहता माइक से कि लोक अदालत, जन अदालत लगाया जा रहा है, इसमें तमाम छोटे बड़े कंपनी कानून, छोटे बड़े पैसा कौड़ी विवाद सबको सुलझाया जाएगा, बोलते रहता माइक से, हल्ला करता है। लोक अदालत, लोक अदालत कानूनी विवाद को मैत्रीपूर्ण समझौता के लिए एक वैधानिक मंच है। माने 16 नामा से इसमें सोल्व हो जाता है। इसमें सजा उजा का जनरली प्रावधान नहीं होता। वही कारण लोक अदालत कानूनी विवाद के मैत्रीपूर्ण भाईचारा से समझौता के लिए वैधानिक मंच है। आगे आ जाइए। डायरेक्ट देखिए अधिनियम 1987, इसमें संशोधन कब हुआ है? 2002 में। यही कहता है अस्थायी लोक अदालत की स्थापना। अस्थायी लोक अदालत की स्थापना कौन सा अधिनियम के तहत? 1987 अधिनियम के तहत किया जाता है। एक फौजदारी विवाद, फौजदारी मारपीट वाला को छोड़कर जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता है। मान के चलिए किसी को मर्डर कर दिया तो समझौता वाला बात है। तो एक फौजदारी विवाद को छोड़कर जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता है, वैसा फौजदारी को छोड़ दीजिए, बाकी सब फौजदारी, दीवानी, राजस्व, सबसे लंबित सभी मुकदमा भाईचारा के रूप में अदालत में लाया जा सकते हैं। वहां 16 किया जा सकता है। ऐसा समझे? कानूनी विवाद को लोक अदालत मुकदमा दायर होने से पहले भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। माने कहना है कानूनी विवाद मैटर है जो लोक अदालत में मुकदमा दायर होने से पहले अपने यहाँ स्वीकार कर सकता है। माने केस होने से पहले भी लोक अदालत में अब जा करके सुनवाई कर सकते हैं। हाँ, ये जज होता है, जज लोग एकरे में बैठता है, कमेटी गठित होता है, डीएम उएम भी रहेंगे उस दिन। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्ष पर लागू होता है। लोक अदालत जो भी डिसीजन दिया दोनों पक्ष पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि एगो मानेगा एगो नहीं मानेगा। लोक अदालत का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय के विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते। एक बार 16 हो गया तो ऐसा नहीं है कि 16 नामा कर लिए कि 5 लाख रुपए ले लीजिए, छोटा छुट्टी हो जाए, तलाक खत्म हो गया, तलाक हो गया तो जाके हाई कोर्ट में केस कर देंगे ना। तो अंतिम होता है। इसके विरुद्ध अब कहीं अपील नहीं कर सकते। देश के लगभग सभी जिला में लोक अदालत स्थापित किया गया है। सब 16 हो जाता है। लोक अदालत 5 लाख रुपए तक के विचार करेगा। इससे ज्यादा के लिए हाई कोर्ट जाइए ना। हाँ, फाइनल होगा। इसके अलावा फिर आप कहीं नहीं जा सकते हैं। दिल्ली में पहली बार लोक अदालत 1985 में बैठी थी। 5 लाख से ज्यादा का मैटर है तो जाइए आप हाई कोर्ट में। लोक अदालत में 5 लाख तक के मैटर को सुनवाई होता है। उपभोक्ता संरक्षण, सुने होइएगा कि गारंटी वारंटी वाला नहीं अगर सुन रहा है तो कहता कोर्ट में केस कर देंगे, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देंगे। सुने ऐसा कभी? जैसे मान के चलिए अब सोना लिए हैं, सोनार के यहाँ से जा करके गहना आभूषण बनवाए हैं, आपको 50,000 रुपया भरी, 50,000 रुपये के
10 ग्राम आपको दिया है, 2 महीना के बाद देखे तो सब काला हो गया, जाइएगा तो कहेगा कि फेरा फराइया 5 लाख, कहे कि जाइए हो गया बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ऐसे कहेगा वो? ऐसे ना बोल सकता है। एक इसीलिए कि उसको डर है उपभोक्ता संरक्षण का, कि चल जाएगा कोर्ट में कि सोना कह के दिया है, 50,000 रुपया के 10 ग्राम ही लिया है, 50,000 के 10 ग्राम दिया है, सोना कह के दिया है, और लोहा की तरह हो गया 2 दिन में, लोहा सोना के भाव में बेच दिया, कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। यह उपभोक्ता संरक्षण दिया गया है। तो पैसा उसको वापस करेगा, इंटरेस्ट सहित उस पर कार्रवाई होगा, सब ये उपभोक्ता संरक्षण के तहत। समझ आया ना? बुझाया? बुझा गया, सब बुझाता है। हाँ हाँ, बदल भी सकता है कि ठीक है दूसरा ले लीजिएगा। अरे भाई आप देख, फ्रिज लिए हैं, आप मान के चले फ्रिज लिए हैं, कहा कि 5 साल की वारंटी है, पंखा लिए 5 साल की वारंटी है, गारंटी दे दिया, 10 दिन में खराब हो गया, कहे कि नहीं एक बार बिका माल वापस नहीं होता, ऐसे कहेगा? कोई गारंटी वारंटी नहीं, फाड़ दे, ऐसे होगा? कंज्यूमर कोर्ट में केस होगा कि गारंटी वारंटी दिया था और नहीं हो रहा, तब फिर केस लड़ेगा। आज समझ में? नहीं समझ में आया? नहीं। भारत सरकार के उपभोक्ता के हितों का जो उपयोग कर खरीदे वाला है, उन लोगों के हित के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ। उपभोक्ता समस्याओं से निपटने के लिए जिला स्तर पर भी बनाया गया जिला फोरम, और राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाया गया, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाया गया है। जिला फोरम 20 लाख रुपए तक का मैटर है तो सुनवाई करेगा, इससे ज्यादा का नहीं। राज्य उपभोक्ता विवाद 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामला का सुनवाई करेगा, और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ से जितना ज्यादा, सब 1 करोड़ से ज्यादा का सुनवाई करेगा। बुझाया? वही जाकर वहाँ केस करिए तो आपको दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा, जरूरी नहीं है। अब 100 रुपये का मैटर रहेगा तो जाइएगा, कोई छोड़ देता है कि कहा जाए, छोड़िए कोई जरूरत नहीं, सब राज्य की कार्यपालिका हेडिंग होगा, निकालिए राज्य की कार्यपालिका। आप पढ़े थे संघ कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, और राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। संघ कार्यपालिका में आप राष्ट्रपति पढ़े थे, उपराष्ट्रपति पढ़े थे, प्रधानमंत्री सब पढ़े थे ना? और राज्य कार्यपालिका में आप राज्यपाल पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, यही सब पढ़ेंगे। आए समझ में? राज्य की कार्यपालिका हेडिंग है, पहला है राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। रकानी कायोसस प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल का पद होगा। कौन अनुच्छेद में है? 153 में है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा, 154। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, 155। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, 156। राज्यपाल का योग्यता, 157। राज्यपाल का वेतन भत्ता सेवा शर्त, 158। राज्यपाल का शपथ, 159। और आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन होगा, अनुच्छेद 160। फिर से बोल देते हैं, राज्यपाल का पद होगा 100। राज्य कार्यपालिका के प्रधान राज्यपाल होगा, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे पद पर बना रहेगा। राज्यपाल का योग्यता 157। राज्यपाल का सेवा शर्त कहिए, वेतन भत्ता कहिए, 158। राज्यपाल का शपथ 159। और राज्यपाल आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन 160।
आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन 70 में था ना, उसी प्रकार से आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन 160। इतना अनुच्छेद आपको एकदम कंपलसरी जानना होगा राज्यपाल के बारे में। इसके अतिरिक्त भी और भी अनुच्छेद हैं, लेकिन इतना तो एकदम सीक्वेंस मिल गया ना। चलिए, संविधान के भाग 6 में राज्य का शासन, भाग 5 में संघ है और 6 में राज्य शासन के प्रदान किया गया है। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। ये तो डायरेक्ट भी उपयोग करता है या अधीनस्थ भी उपयोग करता है। अर्थात राज्य में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालक प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? यानी राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि वास्तविक पावर राज्य मंत्री परिषद के पास होता है और राज्य मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। इसलिए वास्तविक प्रधान कौन हो गया? मुख्यमंत्री हो गया। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, कौन अनुच्छेद में है? किंतु 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा एक जोड़ा गया, व्यवस्था जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153, लेकिन एक एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल रह सकता है। 51वां संशोधन में कहा गया। 7वां संशोधन कब हुआ है? 56। क्लियर है? समझ में भी आ रहा है। राज्यपाल की योग्यता बनने के लिए क्या है? राज्यपाल पद नियुक्ति के लिए योग्यता पहला है, भारत का नागरिक हो। कम से कम कितना? अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, माने 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राष्ट्रपति में था कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, और राज्यपाल में है कि विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितने दिन के लिए? सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब हो गया कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक पद पर बना रहता है। तो कहेगा राज्यपाल के कार्यकाल ऑप्शन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो वही आंसर करेंगे। नहीं है तो फिर सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल पद त्याग सकता है, चाहे तो राष्ट्रपति को कभी त्याग पद दे सकता है। 156 के 2। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के तो किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया महीना मिलता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य का अगर एक व्यक्ति राज्यपाल है, तब उसे दोनों राज्य का वेतन दिया जाएगा, उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे। ऐसा ना कि दोनों से 3.5 नहीं, राष्ट्रपति जितना निर्धारित करेगा कि कौन कितना देगा वही मिलेगा। हाँ हाँ, कहाँ नहीं रह सकता? भारत का नहीं? अरे भाई, नहीं बना हुआ अलग बात है कि कहाँ नहीं रहेगा, ऐसे कोई बात नहीं। वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति के पास, है ना, वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर, डिपेंड ऐसा कंडीशन नहीं है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायालय के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। यानी इसको राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश। कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश, हाई कोर्ट के ना। चलिए, राज्यपाल की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार देखिए। वो अपने पद की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्य के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगर राज्यपाल ठीक से काम नहीं करेगा, कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तो आप कोर्ट में केस नहीं करेंगे, न्यायालय नहीं कहेगा कि क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं। इतना पावरफुल देख रहे हैं? न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, नहीं हो काम करे, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे
राज्यपाल किसी पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध जब पद पर बनल है किसी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ किया जा सकता जब तक पद पर है। देख रहे कितना पावर है, लग रहा है। जब तक पद पर रहे तब तक गिरफ्तारी का आदेश भी कोई न्यायालय जारी नहीं कर सकता है। लग रहा है एकदम दबंगे आदमी है ना। और राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले या पद ग्रहण करने के बाद किया गया काम से संबंधित कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले 2 महीना पहले सूचना देना होगा। सिविल कार्रवाई भी करना होगा, 2 महीना पहले सूचना देना होगा। देख रहे हैं ना राज्यपाल की स्थिति और काम क्या है से देखिए। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है। रोड वोड जो भी बनेगा ना, जो जमीन है मान के चलिए और रोड निकाल दिए रहती जमीन में, तो रोडवा के जो जमीनिया लिखाएगा केकर नाम से लिखाएगा? राज्यपाल के नाम से लिखाएगा। तो राज्य के समस्त कार्यपालिका का काम राज्यपाल के नाम से किया जाता है। संधि समझौता। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्री परिषद को नियुक्ति करता है। राज्यपाल ना उन्हें पद गोपनीयता की शपथ विधि लाता है, यानी मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को भी शपथ राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारी जैसे मुख्य सचिव हो गया, महाधिवक्ता हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया, सबको नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य को हटा नहीं सकता, नियुक्त तो करता है। बीपीएससी के अध्यक्ष को सदस्य को नियुक्त तो कर सकता है राज्यपाल, लेकिन हटा नहीं सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर कुछ निहरताओं कोई अयोग्य हो गया तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास। हटाता है कौन? राष्ट्रपति। 317 के तहत नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता। राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंधित राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन अनुच्छेद में? हाई कोर्ट में न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? राज्यपाल। जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को सलाह देगा राज्यपाल, शपथ दिलाता है राज्यपाल। राज्यपाल का अधिकार है कि राज्य के प्रशासन से संबंधित मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करके क्या हो रहा है राज्य में, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करेगा। कौन? राज्यपाल। वो अपना बात अगर राज्य मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है तो मुख्यमंत्री को कहेगा, और राज्य मंत्री परिषद तक मुख्यमंत्री बात पहुंचाएगा। इसका मतलब राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में सेतु का काम करता मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति शासन जब लग गया ना, उस समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में प्रशासन चलाता है। केंद्र सरकार के आदमी एजेंट के तौर पर काम करता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होता है, उपकुलपति को स्वयं नियुक्त करता है। वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का, विधान परिषद में जितना टोटल सदस्य है उसका 1/6 भाग को राज्यपाल नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन से रहता है। कौन अनुच्छेद के तहत? 171 का होता है। 171 के 5 की राज्यपाल 1/6 सदस्यों को राज्य विधान परिषद में नियुक्त भी करता है। ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यसभा सहकारी आंदोलन से सम्मिलित नहीं था। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है ना, वहां सहकारी आंदोलन वाला व्यक्ति को नियुक्ति नहीं करता है। विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा से करता है, लेकिन सहकारी आंदोलन वाला को नियुक्ति। और राज्यपाल सहकारी आंदोलन क्षेत्र से भी 1/6 में से शामिल कर सकता है, जैसे LIC GIC सब हो गया। विधायी अधिकार देखिए, कानून बनाने में देखिए राज्यपाल को क्या अधिकार है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। कौन अनुच्छेद का होता है? जैसे राष्ट्रपति भी संसद का अंग है ना, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से, उसी प्रकार से विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल मिला के विधानमंडल बनता है। जहाँ एक सदनीय है वहाँ विधानसभा, राज्यपाल मिला के विधानमंडल बनेगा, तो विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल का 17वां करता है, वहां राष्ट्रपति करता है, यहाँ राज्यपाल। 17वां भी करेगा, 17वां भी करेगा, 17वां करेगा, 17वां करेगा। सत्र को बुलाएगा भी, सत्र को समाप्त भी करेगा। कौन? और विघटन भी करता है, विधानसभा को विघटन भी करता है। 5 साल हो गया तो वहां कर रहा था लोकसभा का कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों को संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। सेम वहां संसद का अधिवेशन बुला रहा था ना राष्ट्रपति, 17वां संयुक्त भी बुला रहा था,
यहाँ राष्ट्रपति बुला सकता है। राज्य विधानसभा का किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है तो अयोग्यता विवाद का निर्धारण राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। याद करिए, संसद सदस्यों के चुनाव विवाद का निपटारा राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। उसी प्रकार से राज्य विधानसभा सदस्यों के चुनाव विवाद का निपटारा चुनाव आयोग के परामर्श से राज्यपाल करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम कानून बनता है। हमारे दो अगर विधानमंडल बनाया है, जब तक राज्यपाल उस पर अनुमोदन हस्ताक्षर नहीं करेगा वो कानून अधिनियम नहीं बनता। यदि विधानसभा आंग्ल समुदाय का, याद करिए, एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में नियुक्त करता था राज्यपाल 333 अनुच्छेद के तहत, 104वां संशोधन में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यदि विधानसभा में आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है तो राज्यपाल समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा मनोनीत कर सकता था पहले ना, कौन अनुच्छेद के तहत। अब जो है सके एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनयन राज्यपाल नहीं कर सकता है, 104वां संशोधन 2019 के तहत। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 महिला का अभी भी वहां का उपराज्यपाल नाम दर्ज करता है, अभी भी। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे संसद का सत्र नहीं चल रहा था, आपातकालीन कानून जिसको अध्यादेश कह रहे थे, कौन जारी कर रहा था, राष्ट्रपति 123 के तहत। उसी प्रकार से विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा और तत्कालीन कानून चाहिए तो फिर राज्यपाल तत्कालीन कानून बनाएगा, उसको राज्यपाल का अध्यादेश कहेंगे 213। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्कालीन कार्रवाई की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति कर रहा था 123 में, ये 213 के तहत करता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी, जो विधानमंडल के द्वारा जो बनाया कानून के तरह इसका भी वैल्यू होगा, वहां संसद के बनाए कानून के तरह वैल्यू था। ऐसा अध्यादेश कितना दिन के भीतर विधानमंडल का स्वीकृति चाहिए, याद करिए कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी होता था 6 सप्ताह के भीतर संसद का अनुमोदन चाह रहा था, न्यूनतम अवधि 6 सप्ताह, और राज्यपाल वाला विधानमंडल के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन चाहिए। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसमें स्वीकृति नहीं देता है तो समाप्त हो जाएगा। वो दे दिया तो कितना दिन का, 6 माह का हो जाएगा, नहीं देता तो समाप्त हो जाता है। अब अगर दे दिया तो 6 महीना के लिए हो जाए। चर्चा की है ना 213 में। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो 6 सप्ताह के भीतर संसद का अनुमोदन चाहिए, स्वीकृति चाहिए। संसद स्वीकृति दे दिया तो 6 महीना का हो गया, यही ना तो फिर 6 सप्ताह में ही समाप्त हो जाता है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास लौटा सकता है। क्या धन विधेयक को लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता है। परंतु अगर राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित कर दिया गया, संशोधन करके चाहे बिना संशोधन करके दोबारा पारित किए जाने पर उस पर अपना सहमति देने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। क्लियर है नहीं बात। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक को जब राष्ट्रपति निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे तो ऐसे लौटाए जाने पर विचार विधानमंडल 6 महीना के भीतर उस विधेयक को पुनर्वर्ती विचार करेगा। यदि पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर राष्ट्रपति अनुमति देना बाध्यकारी नहीं है। कौन अनुच्छेद, पहले भी पढ़े हैं नहीं बात, अरे भाई नहीं पढ़े थे कि राष्ट्रपति के पास अगर संसद कोई विधेयक पारित करके भेजेगा तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प, अब विधानमंडल पारित करके भेजेगा तो राज्य के पास 4 विकल्प। तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प था, वही या तो स्वीकृति दे दे, सुरक्षित रख ले, ये पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या राष्ट्रपति से सलाह के लिए भेज दे। ये ना 4 विकल्प। और राष्ट्रपति से सलाह के लिए भेजा और राष्ट्रपति कहा कि पुनर्विचार एक बार करवाइए, पुनर्विचार करके फिर से राष्ट्रपति के पास चला गया तो राष्ट्रपति अनुमोदन के लिए बाध्यकारी नहीं था। ये ना था, ये ना 201 पहले पढ़ा हुआ है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है ना जी। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब उस पर राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देगा। जो राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए गया, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा वो कानून नहीं बनेगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य होता है। कैसा विधेयक को आरक्षित रखता है, जब विधेयक हाई कोर्ट की शक्ति को अगर कम कर रहा है। विधानमंडल ऐसा कानून बना रहा है ना कि हाई कोर्ट के पावरे कम कर दे रहा है, तो राज्यपाल तुरंत भेजेगा राष्ट्रपति के, देखिए ना ऐसा कानून बन रहा है, लागू होने देगा कभी नहीं। जैसे यदि अगर विधेयक विधि बन जाएगा तो हाई कोर्ट का संवैधानिक स्थिति क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो ऐसा सलाह लेने के लिए भेजेगा ना राष्ट्रपति के पास, आई आ गया। देखिए राज्यपाल का वित्तीय अधिकार,
राज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष में वित्त मंत्री राज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण माने बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के लिए कौन कहता है? राज्यपाल। और प्रस्तुत कौन कर रहा है? वित्त मंत्री। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश होगा। जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं होगा विधानसभा में धन विधेयक आएगा। सेम उसी प्रकार से लोकसभा में कब तक नहीं धन विधेयक आएगा? जब तक राष्ट्रपति का अनुमोदन न हो, सहमति न हो। राज्यपाल की संस्तुति बिना अनुदान का कोई भी मांग विधानमंडल के सम्मुख नहीं करा जाएगा। कोई भी सब्सिडी अनुदान बिना राज्यपाल की अनुमति से विधानमंडल में लाया जाएगा। सेम उसी प्रकार से कोई भी सब्सिडी अनुदान जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा संसद में नहीं लाया जाएगा। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचयी निधि से खर्च पैसा निकालना है तो जब तक राज्यपाल नहीं कहेगा विधानमंडल में लाया जाएगा। लाया जाएगा जी। सेम उसी प्रकार से संचयी निधि से पैसा खर्चा करने के लिए संसद में अगर विधेयक लाना है तो उससे पहले किससे अनुमति लेना होगा? राष्ट्रपति से। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को, राज्य का वित्त आयोग जो होता है राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायती द्वारा विनियोजित हो सकने वाली करों शुल्कों के निर्धारण के लिए सिद्धांतों पर संस्तुति करता है। मैंने सीधा सीधा कहिए ना, राज्य वित्त आयोग है ना, उसका गठन राज्यपाल करता है। जैसे संघ वित्त आयोग का राष्ट्रपति। और पंचायती राज नगर पालिका, जैसे संघ वित्त आयोग का काम क्या है तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। और राज्य वित्त आयोग का काम क्या है तो राज्य और पंचायती राज नगर पालिका के बीच बंटवारा करना। सिफारिश करता है राज्यपाल से। अब संघ वित्त आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा ही ना। न्यायिक अधिकार देखिए राज्यपाल को क्या। राष्ट्रपति के जब न्यायिक अधिकार समझे तो इसका भी समझ आइएगा। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा कर सकता है। ध्यान रखिए, मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता। 5 साल की सजा समाप्त कर सकता है लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा, या कोर्ट मार्शल, सेना को अगर देशद्रोही घोषित कर दिया गया तो उसको भी मुक्त नहीं कर सकता है राज्यपाल। बाकी सब पावर है क्षमा करने का जो राष्ट्रपति के पास है। उसका परिलंबन भी कर सकता है, विराम लगा सकता है। 10 तारीख को फांसी होना कहे रुकिए, नहीं फांसी होगा अभी। परिलंबन भी कर सकता है, विराम भी कर सकता है। 6 साल की सजा था, गर्भवती महिला, सजा माफ कर दिया, कम कर दिया। परिहार भी कर सकता है। परिहार समझ रहे हैं आप? दंड के स्वरूप नहीं बदलेगा। दंडादेश निलंबन भी कर सकता है, परिहार या लघुकरण भी कर सकता है। करेगा ना जी। राज्यपाल को सब शक्ति प्राप्त है, बस खाली मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता है। और देशद्रोही जो सेना को अगर कह दिया, उस कोर्ट मार्शल जिसको कहते हैं, उसको भी मुक्त नहीं कर सकता है। हाँ, राष्ट्रपति दोनों कर सकता है, मृत्यु दंड भी माफ कर सकता है और कोर्ट मार्शल को भी क्षमा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध ठहराया गया हो, जिसके संबंध में राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार 161। एक लाइन में कहिए ना कि राज्यपाल का क्षमादान कौन अनुच्छेद में? जैसे राष्ट्रपति का था 72 में। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में भी क्षमा का शक्ति है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमा की शक्ति। इस प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय जो कोर्ट मार्शल करता है उसको दंडादेश के मामले में क्षमा की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को कोर्ट मार्शल क्षमा का शक्ति नहीं है। आपात शक्ति देखिए राज्यपाल का क्या है। जब राज्यपाल को ऐसा समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गया जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, माने संवैधानिक तंत्र का अगर विफल हो गया, किसी का बहुमत नहीं है, तो वह राष्ट्रपति को पास प्रतिवेदन भेजेगा और कहेगा 356 का प्रयोग करिए, यानी राष्ट्रपति शासन लागू करता है। यानी राष्ट्रपति राज्य में शासन लागू करेगा, राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। कौन यहाँ से प्रतिवेदन भेजता है? राज्यपाल भेजता है। राज्यपाल लागू नहीं करता है लेकिन राज्यपाल भेजता है राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल के पास तो पावरे रहेगा। हाँ, राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाएगा राज्य में तो पूरा पावरफुल हो जाता है राज्यपाल उस समय और ज्यादा। केंद्र सरकार के एजेंट माने एजेंट के तरह पर समय यू काम कर रहा है, अभी करता है वो। शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले, इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहते हैं। सिफारिश करेगा राज्यपाल और लागू करेगा राष्ट्रपति, यही ना। राज्यपाल का स्थिति, राज्यपाल खत्म करिए जाएंगे हम लोग। हाँ तो आइए ना, राज्यपाल का स्थिति देखिए। यदि हम राज्यपाल के ऊपर इतना अधिकार वगैरह देखें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल बहुत शक्तिशाली अधिकारी होता है एक से सब कोई डरेगा, लेकिन वास्तविक में ऐसा, क्योंकि हमने संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया है। मुख्यमंत्री को कहेगा का जी, मुख्यमंत्री को कहेगा राज्यपाल की कहा नहीं काम करेंगे तो नहीं करेंगे, तब
मुख्यमंत्री ऐसे भी राज्यपाल को कह सकता है कि हमारा मर्जी करे चाहे ना करे, आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि उन प्रमुख प्रमुख है भाई वास्तविक में, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा ने पूछेगा कि क्या आप कर रहे थे, इतना दिन से नाली गली नहीं बना है, तो विधानसभा में उत्तर देगा, राज्यपाल को देगा जरूरी है। जिससे मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। अतः वास्तविक शक्तियां किसके पास है, न कि राज्यपाल। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, किंतु असाधारण स्थिति में उसे इच्छा अनुसार भी काम करने का अधिकार प्राप्त है। विधान परिषद बहुत छोटा टॉपिक है। जैसा कि आप पढ़े ना कि संसद के दो अंग था, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से विधानमंडल है जहां दो गो सदन कहीं कहीं है, विधानसभा और विधान परिषद, और कहीं कहीं खाली विधान सभा है ना, तो अलग अलग है। तो विधान परिषद हम लोग, जैसे राज्यसभा था वहाँ उच्च सदन, वैसे विधानमंडल में उच्च सदन है विधान परिषद। उच्च सदन, अस्थाई सदन, बुजुर्गों का सदन, शिक्षितों का सदन विधान परिषद होता है। उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कौन अनुच्छेद में है? कितने लोग चाह रहे हैं कि नहीं पढ़ा है? हाथ उठाइए तो जरा, नहीं पढ़ा है कितने लोग चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, कितने लोग चाह रहे हैं कि पढ़ाएं? हाथ उठाइए तो। आज बाद में आप ही लोग कहिएगा कि सर जी कहे थे कि 90 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, 90 दिन में खत्म नहीं किए। हाँ, आप आ रहे हैं ना, तो दूसरों की क्या टेंशन ले रहे हैं? मतलब ये है कि कम पढ़ाने भी नहीं दीजिएगा, पढ़ाने भी नहीं दीजिएगा, और लास्ट में कहिए खत्म नहीं हो रहा है। अभी खाली पॉलिटी पॉलिटी इतना दिन से चल रहा है जी, गड़बड़ा जाएगा ना। विधान परिषद पढ़ लीजिए कम से कम, बर्दाश्त करके विधान परिषद खाली पढ़ लीजिए। किसी राज्य में विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति कौन अनुच्छेद के तहत? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति अनुच्छेद 100। किस विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जैसे राज्यसभा वैसे ही है ना। अगर बिहार में विधान परिषद समाप्त करना है तो कौन अनुच्छेद के तहत? झारखंड में विधान परिषद शुरू करना है तो कौन अनुच्छेद के तहत? 169। बिहार विधानमंडल का उच्च सदन कौन है? विधान परिषद। यदि किसी राज्य की विधानसभा, विधायक वाला विधानसभा विधायक वाला को कहते हैं, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर कह दिया कि संसद के पास भेज दिया, कुछ राज्य में विधान परिषद शुरू कीजिए, तो हो जाएगा। झारखंड विधानसभा का 2/3 बहुमत अगर पारित करके संसद के पास भेज दिया कि राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जाए, तो सृजन किया जाएगा। अब बिहार विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित करके अगर संसद के पास भेज दिया कि बिहार में विधान परिषद समाप्त किया जाए, तो समाप्त किया जाएगा। क्लियर है? हाँ, विधानसभा सभी में है, तो विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित करके अगर भेज देगा ना संसद के पास, तो विधान परिषद जहां है वहां से समाप्त हो जाएगा, और जहां नहीं है वहां लागू हो सकता है। जो विधायक लोग का काम है वह सब उन्हीं के भी काम रहा। जैसे हमारा राज्यसभा सदस्य है लोकसभा के, वैसे ही विधान परिषद के सदस्य है विधानसभा के। बुझाया? आ रहा समझ में? चलिए आ रहा। अभी केवल 6 गो राज्य है जहां विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। 6 के 6 टिक लगा लीजिए सीट के संख्या के साथ। कहेगा उत्तर प्रदेश कितना विधान परिषद सदस्य है? 100। कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या उस राज्य का विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विधान परिषद में उतना ही सदस्य होता है जितना विधानसभा का 1/3, 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी भी स्थिति में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर 1/3 सदस्य मान के चलिए आ रहा 20, तो उस अकॉर्डिंग 1/3 से ज्यादा नहीं, यानी 20 से ज्यादा 21 नहीं हो सकता है। लेकिन 20 से संख्या 40 से कम है कि ज्यादा है? कम है, तो वहां कम से कम कितना होना चाहिए? 40। यानी 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं। 1/3 अगर 40 से ज्यादा जा रहा है तो 1/3 से ज्यादा, अगर 1/3 मान के चलिए सदस्य आ रहा है 45 गो, तो वहाँ कम से कम कितना सदस्य रहेगा? 45 रहेगा, रहेगा ना। 1/3 या 40 दोनों में से ज्यादा जो है वही रहेगा। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से ज्यादा, लेकिन अगर 1/3 40 से कम संख्या आ रहा है तो फिर कम से कम वहां 40 होना चाहिए।
क्लियर है? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 साल। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। किंतु प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर एक तिहाई क्या होता है? अवकाश ग्रहण करते हैं, उसके स्थान पर नया निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा की तरह ना जी। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा आकस्मिक परिस्थिति में हो गया है तो निर्वाचित होता है, तो वह शेष अवधि के लिए ही सदस्य रह सकता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। जैसे 2 साल हुआ और कोई विधान परिषद सदस्य मर गया तो उसके स्थान पर जो उपचुनाव होगा बाकी बचा 4 साल के लिए ही रहेगा। ठीक है? विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन वही अनुपातिक संगमनीय मत पद्धति। क्लियर है ना? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद चारों का निर्वाचन यह पद्धति से सेम प्रायोरिटी के हिसाब से। और विधान परिषद के सदस्यों का आगे हम लोग चर्चा करते हैं ना। आइए ना, ये समझ में आया है चुनाव वाला कर प्रक्रिया? अरे भाई हाँ समझ गए तो फिर और कुछ 3 बार ही समझा चुके हैं जी। अब ये तो देखने जा रहे हैं आप विधान परिषद के कुल सदस्य का, जितना विधान परिषद, जैसे बिहार में 75 विधान परिषद है, उसका 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय स्वशासन माने नगर पालिका लोग चुनता है। राज्य में नगर पालिका वोटिंग करके 1/3 का निर्वाचन करता है। अब 1/3 सदस्य विधानसभा विधायक जी लोग मीट करके 1/3 सदस्य को चुनता है विधान परिषद में। 1/12 सदस्य जो 3 साल तक ग्रेजुएशन कर ला उसको 3 साल हो गया, स्नातक प्राप्त किए 3 साल हो गया या उससे ज्यादा हो गया, तो 1/12 सदस्य उन लोग चुनता है। यही ना? 1/12 सदस्य जो मिडिल स्कूल या उसे अपर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए कम से कम 3 साल उससे ज्यादा दिन हो गया, उन लोग भी 1/12 सदस्य को नियुक्त करता है। 1/3 विधायक जी, 1/3 नगर पालिका वाला, 1/12 जो ग्रेजुएशन कर लिया है 3 साल हो गया है। ठीक है? 1/12 जो मिडिल या अपर में 3 साल से ज्यादा दिन से पढ़ा रहा हो, आता आईडी बनता है, आईडी बनता है सब कोई ना कि 3 साल हो गया तो सब कोई थोड़े वोट देगा। जाइए बनवाइए बीएलओ के पास जाइए। शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अब देखिए 1/6 सदस्य राज्यपाल, 1/6 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है। किसको? जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, याद है? टोटल मिलाकर हो गया। 1/3 विधायक जी, 1/3 स्थानीय स्वशासन नगर पालिका व पंचायती राज, 1/3 में 1/3 विधायक, 1/3 स्थानीय स्वशासन। क्लियर है? 1/6 राज्यपाल। क्लियर है? 1/12 जो 3 साल ग्रेजुएशन हो गया, 1/12 जो 3 से ज्यादा दिन से पढ़ा रहे हैं जो मिडिल या अपर में। यही ना? विधान परिषद के किसी बैठक के लिए कम से कम कितना सदस्य कोरम होना चाहिए? 1/10 माने कम से कम कई गो? 10 उपस्थित होगा तबे गणपूर्ति होगा, अन्यथा नहीं होगा। कम से कम 10 गो सदस्य होना चाहिए। 1/10 अगर मान के चलिए 15 सदस्य आ रहा तो 15 सदस्य होगा तबे बैठक होगा। अब 1/10 अगर 5 सदस्य आ रहा है तो कम से कम 10 गो रहेगा तभी बैठक होगा, दोनों में से जो अधिक हो, है ना? विधान परिषद अपने सदस्य के 2 गो, एगो के सभापति, एगो के उप सभापति चुन लेता है अपने में से। सभापति, उप सभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता मिलता है, विधानमंडल वेतन भत्ता तय करता है। सभापति उप सभापति को कभी भी त्यागपत्र दे सकता है ना? परिषद के सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया भी जा सकता है उसको, जैसे राज्यसभा के हटा रहे थे। किंतु ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए कितना दिन पहले सूचना देना होगा? कोई दिक्कत है? बस आगे हम लोग अगला दिन चर्चा करेंगे विधायक जी लोग के विधानसभा का।